नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और ढाका छोड़ दिया। पिछले कई हफ्तों से बांग्लादेश के भीतर जो खून खराबा चल रहा है, जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो डरावना भयानक रहा है और रविवार को तो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए उस प्रदर्शन में। वो ढाका हो, चिटगांव हो या आसपास के जितने भी शहर हैं, उन तमाम शहरों में स्टूडेंट्स और उनके साथ जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लोग शामिल हो गए और इस तरह से खून खराबा बांग्लादेश में चलता रहा कि वो नियंत्रण से बाहर हो गया और अब शेख हसीना की जान पर बनाई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अगर वो रह गई होती और जिस तरीके से ये आंदोलन उग्र हो चला था, बल्कि खूनी हो चला था, हिंसक हो चला था, तो बहुत मुमकिन था कि शेख हसीना के लिए अपने ही घर में, अपने देश के भीतर रह पाना नामुमकिन हो जाए। इसलिए उन्होंने बहुत सोचने समझने के बाद से बांग्लादेश को छोड़ दिया। आज की तारीख में बांग्लादेश में सरकार किसी की नहीं है और बांग्लादेश के जो जनरल हैं उन्होंने वेकरुज़मान उन्होंने एक सरकार बनाने के लिए कोशिश शुरू की हैं। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बांग्लादेश की, उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है और प्रयास इस बात का है कि एक वैकल्पिक सरकार बनाई जाए जब तक स्थायी सरकार नहीं बनती है। अब सवाल ये है कि एक वैकल्पिक सरकार किसकी अगुवाई में बनेगी? क्या जनरल इरशाद की तरह दोबारा से बांग्लादेश के भीतर एक सैनिक जो शासक है वो गद्दी पर बैठेगा, यानी कि तानाशाही आएगी, या बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखेगा? सवाल ये बड़ा है और बहुत ज़रूरी है कि इसकी ज़मीन को टटोला जाए, समझा जाए। बांग्लादेश में क्या हुआ? दरअसल बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरियां होती हैं, आरक्षण, तो आरक्षण बहुत पहले से चलता रहा है, लेकिन बाद में यह तय हुआ कि हम लगभग 56% सीट्स रिजर्व रखेंगे और उन 56% में से 30% सीट जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के जो परिवार के लोग हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगी। जो फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए जिन लोगों ने जंग लड़ी 1971 में, उनके परिवार के लोगों को आरक्षण देने का कोटा 30% रखा गया। लेकिन इसका विरोध होने लगा और विरोध इतना हुआ कि बाद में खालिदा जिया की सरकार ने ये तय किया कि हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं। वो विरोध प्रदर्शन कह रहे थे कि आप 10% के आसपास कोटा रखिए और बाकी आप ख़त्म कीजिए, 56% नहीं रहेगा। शेख हसीना ने पूरा कोटा सिस्टम हटा दिया कि ठीक है, अगर सरकार का विरोध हो रहा है और देश के लोगों को नहीं चाहिए कोटा तो कोटा हटाते हैं। लेकिन इस साल जून में क्या हुआ कि ढाका हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उसने कहा कि जो 56% रिजर्वेशन का था फैसला या चलता आ रहा था, आप उस फैसले को दोबारा बहाल कीजिए। संकट यहाँ से खड़ा हुआ। ढाका हाई कोर्ट के फैसले के बाद से धीरे धीरे बांग्लादेश के भीतर प्रदर्शन शुरू होने लगे, विरोध शुरू होने लगा, लेकिन वो हिंसक नहीं था। विश्वविद्यालयों में छात्रों के जरिए विरोध प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन जब से पॉलिटिकल पार्टीज आई, उसमें अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है उसकी विरोधी पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी कहते हैं, और वहाँ जमाते इस्लामी जैसी पार्टियों के साथ उसकी अपनी एक अलायंस है, या यूँ कहिए कि दोनों मिलकर के टॉपल करने के लिए शेख हसीना को बहुत लंबे समय से कोशिश करती रही है। चुनाव में ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव के बाद से यह कोशिश रही है कि अलग अलग हलकों में कुछ इस तरह के मसले या मुद्दे खड़ा किए जाएं जो सरकार के लिए मुसीबत बने और फिर इस सरकार को यहाँ से हटाया जाए। जैसे छात्रों का आंदोलन आया वैसे ही मौका सही मिला और उसके बाद उसमें आग भड़कनी शुरू हो गई। जुलाई में दरअसल उसके बाद से 7 जुलाई को, मैं आंकड़ा डेटा देख लेता हूँ, 7 जुलाई को बांग्लादेश बंद का ऐलान किया गया और उसके बाद से यह प्रदर्शन लगातार उग्र होता चला गया। जो हाई कोर्ट का फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा, उस पर रोक लगा दी
कि हाई कोर्ट का फैसला जो 56% आरक्षण का दोबारा बहाल करने का है, वो फिलहाल हम रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो पढ़ाई करें, वो अपने कॉलेज में जाएं, क्लासरूम में जाएं, उनका जीवन पढ़ाई करने से है, करियर बनाने से है। ये हाई कोर्ट का फैसला हमने रोक दिया है, हम इस पर विचार करते हैं, निर्णय लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 5% जो है वो आप जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको दो, और 2% जो पिछड़े लोग हैं उनको दो। कुल 7% आरक्षण दो, बाकी आप हटाओ। लेकिन तब भी यह प्रोटेस्ट नहीं रुका, यानी कि इसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज थीं उन्होंने इसको अपने हाथ में ले लिया और छात्रों को मोहरा बना करके इस आंदोलन को खूनी कर दिया। और पुलिस, आप देखिए कि मॉब लिंचिंग, पुलिस की लिंचिंग, उसमें कम से कम 14-15 पुलिस वाले मारे गए। लोगों ने मार मार करके पुलिस वालों को मार दिया। और आज की तारीख में 300 से ज़्यादा लोग बांग्लादेश की हिंसा में मारे गए हैं और हज़ारों की तादाद में घायल हैं। बांग्लादेश में दशकों तक इस तरह के हालात आपने कभी देखे नहीं होंगे जो आज की तारीख में दिख रहे हैं। और किसी भी देश के लिए इससे ज़्यादा ख़तरनाक और सोचनीय स्थिति नहीं हो सकती है कि वहाँ के प्रधानमंत्री देश छोड़ दें। उन्होंने सेना का हेलीकॉप्टर लिया, उस हेलीकॉप्टर पर बैठी और उनकी बहन बैठी और दोनों बहनें निकल गईं। वो भारत के दायरे में आई, फिर उसके बाद वो झारखंड होते हुए दिल्ली तक आने की बात कही जा रही है। बहुत संभव है कि वो भारत में शरण लें या फिर भारत से वो किसी यूरोपीय देश को जाएं। लेकिन अब बांग्लादेश जो है ना अस्थिर है, और पड़ोसी देश अस्थिर होता है तो हिंदुस्तान जैसे पड़ोसी देश की चिंता लाजमी है, जिसके पास एक बड़ी आबादी है और बांग्लादेश के साथ एक लंबी सीमा उसके साथ लगती है। बांग्लादेश का पलायन जो है वो असम से लेकर के और बिहार तक आबादी में एक असंतुलन पैदा कर चुका है। और बांग्लादेश के हालात जैसे जैसे बिगड़ेंगे वैसे वैसे बांग्लादेश में पलायन बढ़ेगा और हिंदुस्तान में वहाँ से आने वाले लोग एक नया संकट हिंदुस्तान के लिए खड़ा करेंगे, एक नई चुनौती बनेंगे। इसलिए बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है वो भारत के लिए भी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार बांग्लादेश पर नज़र बढ़ाए हुए है, लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश की कमान जिस आदमी के हाथ में है वो वहाँ के जनरल हैं और आर्मी चीफ, और उनका कहना ये है वेकरुज़मान का कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है, यानी तमाम पार्टियां मिल करके, क्योंकि उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय के कानून के प्रोफेसर को भी बुलाया था कि संविधान के भीतर ऐसे क्या क्या प्रावधान हैं जो मौजूदा स्थिति में एक नई सरकार बना करके देश को चलाने की गुंजाइश पैदा करते हैं। अब उस पर भी विचार चल रहा है, लेकिन कोई भी जनरल अगर ऐसे हालात में उसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहेगा। तो आप यह मानकर चलते हैं कि एक मार्शल लॉ बांग्लादेश के भीतर आ सकता है। जनरल इरशाद ने जब सत्ता संभाली थी तो लंबे समय तक वो बांग्लादेश के ऊपर शासन करते रहे और उसके बाद फिर लोकतंत्र वहाँ लौटा है। अब क्या फिर बांग्लादेश में वो सैनिक तानाशाही का दौर शुरू होगा, या बांग्लादेश के लोग और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की चीज़ों को सामान्य करके स्थिर करके और चुनाव में जाकर के एक नई सरकार चुनेंगे और बांग्लादेश जो तरक्की और बेहतरी की राह पर आगे बढ़ रहा था वो बढ़ता रहेगा। ये सवाल जो है वो संगीन है, बड़ा है, लेकिन इसका जवाब फिलहाल नहीं है।